नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, उत्तराखंड में इन दिनों राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। इन राष्ट्रीय खेलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जो समाचार माध्यमों में जो सवाल आया है, कोई कह रहा है कि राष्ट्रीय खेलों में बदइंतजामी हुई, कोई कह रहा है घोटाले हुए। सच्चाई क्या है? क्या सचमुच उत्तराखंड के अंदर एक लॉबी ऐसी है जो राज्य को बदनाम कर रही है? या सचमुच इन राष्ट्रीय खेलों में घपले घोटाले हुए हैं? या फिर अंदर की कहानी कुछ और है? हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार रमेश भट्ट जी जुड़े हुए हैं और दर्शकों को मैं बता दूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ये मेरे गुरु भी रहे हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है थोड़ा बहुत इनसे ही सीखा है। रमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रसून, हमने एक दूसरे से सीखा है। अरे नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है। सर, सीधे पॉइंट पे आते हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल में नया क्या है? आयोजन तो सबने देखा, प्रधानमंत्री को आते सबने देखा, जुबिन नौटियाल का प्रोग्राम सबने देखा, लेकिन इससे उत्तराखंड के लोगों को क्या फायदा है, वहां से शुरू करते हैं। देखिए प्रसून, अगर मैं स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिहाज से कहूं कि उत्तराखंड ना टैलेंट लोगों की खान है, मतलब टैलेंट यूथ की खान है। बट हमेशा ये देखा गया था कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, यानी खासकर स्पोर्ट्स के सेक्टर पे। तो मैं कहूँगा ये ब्लेसिंग विद डिस्गाइज है कि हमें 38 नेशनल गेम्स की मेज़बानी का मौका मिला। तो इसी के साथ जब ये मेज़बानी हमें करनी थी 2025 में, तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो हमने कम से कम 11-12 शहरों में वो तमाम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जो अलग-अलग खेल विधाओं के लिए हैं। तो उससे अब आने वाले समय में मैं ये अभी जो गेम चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक गौरवान्वित करने वाला पल ये है कि हम 38 नेशनल गेम की मेज़बानी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको अब उत्तराखंड में मौका मिलेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, उनको अच्छे कोचेस मिल जाएँगे, अच्छी डाइट मिल जाएगी, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा। और तीसरा, जो हमारे प्रदेश में खेल संस्कृति यानी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अभाव दिखता था, कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, बावजूद इसके हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर थे, बॉर्न टैलेंटेड प्लेयर थे, उनको एक मौका देने की बात थी। तो मुझे लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आने के बाद, इस मेज़बानी के बाद उन खिलाड़ियों को ज़रूर एक मंच मिल जाएगा। सर, आपने कहा कि आपके यहाँ के टैलेंट को मौका मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड के पत्रकारों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि उत्तराखंड की टीम में ही बाहर के खिलाड़ी खेल रहे हैं और ये बहुत बड़ा इशू है वहां पे और इस बात की बहुत चर्चा है। देखिए, ये बात सही है, बट प्रसून इसका एक दूसरी पिक्चर भी मैं कहना चाहूँगा। अगर हमारे प्रदेश से मैं मानता हूँ, आदर्श स्थिति ये होती है कि हमारे प्रदेश में हमारे ही प्रदेश के लोग खेलें। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप दूसरे प्रदेश के लोगे। तीसरा, मैं ये भी मानता हूँ कि फेयर सिलेक्शन हमारी हर स्थिति में, हमें जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। इस तरह की शिकायतें थी कि साहब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि हम बेहतर थे। तो ये जो फेडरेशन है, इनकी पूरी व्यवस्था को, इनकी पूरी प्रोसेस को बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, ताकि लोग जो हैं इस तरह के सवाल ना राइज करें। दूसरी तरफ जो हमारे प्रदेश के लोग जो कह रहे हैं बाहर के लोग खेल रहे हैं, ऐसे तो कई प्रदेशों से जो मेडल जीत रहे हैं वो हमारे उत्तराखंड के लोग जीत रहे हैं। तो दो बिल्कुल। परिस्थितियां हो सकती हैं, या वो शुरुआत में वहां माइग्रेट कर गए हों और उन्होंने उन राज्यों से खेलने के लिए कोशिश की हो और वो सक्सेसफुल हुए हों, या चूंकि हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास खेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो इकोसिस्टम नहीं था, वो माहौल नहीं था, एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। तो इस वजह से लोगों ने दूसरे राज्यों से खेलना पसंद किया कि कम से कम हमें मौके तो मिलेंगे। तो ये दोनों परिस्थितियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के सामने अभी जो चैलेंज है वो 38 नेशनल गेम्स नहीं है। इसके बाद ये जो आपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये जो इतना पैसा आपने खर्च किया है, इसको आप कैसे अपने यूथ से जोड़ेंगे, अपने खिलाड़ियों से जोड़ेंगे, उनको कैसे बेहतर मौके देंगे, बेहतर कोच देंगे, बेहतर सुविधाएं देंगे, ताकि कल वो बड़े मंचों पे आपके राज्य का नाम रोशन कर सके। सर, एक और है उत्तराखंड के इस नेशनल गेम्स को लेके चर्चा ये है कि मेडल फिक्सिंग हुई है।
और मैं देख रहा था एक पत्रकार बता रहे थे कि 3 लाख दे दो तो पहला गोल्ड मेडल मिल जाएगा, 2 लाख दे दोगे तो रजत मेडल मिल जाएगा, 1 लाख दे दोगे तो कांस्य पदक मिल जाएगा। ये मेडल फिक्सिंग की सच्चाई क्या है सर? आप ज्यादा डिटेल्स में जानते हैं और बता भी सकते ये बात सही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी अगर मैं आपको बताऊं, उसका लब्बो-लुआब ये है। एक जीटीसीसी जिसको बोलते हैं गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी, तो वो उसमें उत्तराखंड के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, दो आईपीएस ऑफिसर थे रिटायर्ड। तो उनकी टेक्निकल कमेटी ने जो ये इसको बोलते हैं, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि मैनिपुलेशन ऑफ कंपटीशन को रोका जाए। प्रिवेंशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ कंपटीशन कमेटी से बोलते हैं, पीएमसी बोलते हैं। तो ये कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को। वो इसलिए दी क्योंकि जो राइट बनता है, जो दायरा है, वो आईओए का है। वो कोई राज्य सरकार, ये कमेटी नहीं बनती। ये कमेटी ने ये सिफारिश करी, खासकर हैं। ताइक्वांडो के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन टी प्रवीण कुमार नाम था, उनको हटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा ये जो टेक्निकल कमेटी है, इसमें से भी 50% लोग हटाए जाएं, क्योंकि ये सही बात है। उसी कमेटी ने ये बताया था कि हमें इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जो गोल्ड है उसके 3 लाख फिक्स हैं, जो सिल्वर है उसके 2 लाख फिक्स हैं इस पर्टिकुलर गेम के लिए, और ये पहले ही तय हो चुका था। और ये हल्द्वानी में ये जो ताइक्वांडो के जो अलग अलग इवेंट होने थे उसको लेकर, और जो ब्रोंज है उसके लिए 1 लाख को लेके। तो जब ये आईओए को रिकमेंडेशन दी गई तो उन्होंने तत्काल ये जो ताइक्वांडो के डायरेक्टर थे उनको हटाया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और वो लिए, और इसमें इस कमेटी ने ये भी रेकमेंड किया था कि साहब आप 2-3 कदम उठाइए। एक, ट्रांसपेरेंसी के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका लाइव कवरेज भी हो रहा है, ये कवर भी हो रहा है, वीडियो कवरेज भी हो रही है, ताकि इसकी जांच की जाए। अगर इस तरह के कोई एलिगेशन लगते हैं तो उसकी जांच की जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है इन्हें रोकने के लिए एक सख्त नियम कायदे कानून बनाए जाए। प्लस उन्होंने कहा कि एक जो गेम्स टेक्निकल टीम है वो हर पल उन खेलों पे नजर रखेगी, ताकि हम एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट खेल कर पाए। ये सारी मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी ने ये सिफारिश की आईओए को। उसके बाद आईओए ने ये कड़ा फैसला लिया। जाहिर है ये एक खराब स्थिति थी, लेकिन समय रहते इस पे जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद मैं इतना कह सकता हूं कि जो अभी तक खेल चल रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं। वीडियोग्राफी हो रही है, लाइव कवरेज हो रही है। आजकल आप देखते हैं सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने मोबाइल पे भी कवर करते हैं। फिर अगर किसी के साथ गलत होता है, वो टीम सवाल उठा सकती है और तो उसको उसकी सुनवाई की, तो सारी प्रोसेस की गई है। लेकिन हाँ, ये जीटीसीसी ने ही अपनी सिफारिश में कहा था कि ऐसा उनके उस संज्ञान में आया है, इसलिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सर मैं आसान शब्दों में पूछता हूं, आप जो बता रहे वो कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड सरकार थी जिसने सबसे पहले सवाल उठाया और उत्तराखंड सरकार ने हाँ, आईओसी को ये ना लेकर लिखा एक है। एक एक जीटीसीसी है ना, मैं बताता रहा हूँ, गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी। ये इसमें राज्य सरकार का दो है। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड आर के सुधांशु, इनकी हम्म। कमेटी ने ही ये रेकमेंड किया था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को, अच्छा जिसे हेड करती है सर, पीटी उषा। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को क्यों रिकमेंड किया? ये खुद कार्रवाई नहीं कर सकते थे जो नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड की जो सरकार है वो? जो दायरा है इनका, दायरा सिर्फ रिकमेंडेशन का है। जो अच्छा। जो एक्शन लेगा, जो जो एक्शन लेने की जिनके पास ताकत है, वो आईओए है, हम्म। इंडियन ओलंपिक तो एसोसिएशन। मतलब कि राज्य सरकार ने समय रहते इसे चेक कर लिया और तुरंत नहीं नहीं, रिकमेंड ये किया और उसके कमेटी बाद को कार्रवाई हुई। देखिए, ये जब ये कमेटी के पास ये बात आई होगी, उन्होंने जांच की होगी, उन्होंने इसे सही पाया होगा, तो उन्होंने फिर कहा कि साहब अगर ये आ गया तो हमारे खेल को तो ये पूरी तरह से खराब कर देगा, यानी इतनी मेहनत में हम्म। पानी फिर जाएगा। इसलिए उन्होंने आईओए को लिखा। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बेईमानी हो ही नहीं सकती क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है दूरदर्शन पे और हर कोई देख रहा है मोबाइल लेके, इसलिए ये कहना कि और अब किसी को ज्यादातर जिता दिया हम, किसी अब को मैं हरा एक दिया। एक और दिलचस्प बात प्रसून, इस हम्म। इवेंट ने ना लोगों के अंदर अलग अलग स्पोर्ट्स को लेके क्रेज भी जगा है, तो ज्यादातर लोग वहां पहुंच भी रहे हैं। और अगर कोई बिल्कुल। टीम को, मान लीजिए अगर किसी, एक प्रोसीजर भी तो है, एक नियम कायदे कानून है, अगर किसी को लगता है कि साहब ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, तो अपनी आवाज उठा सकता है। तो उसके लिए भी पूरा प्रोसेस वहां पर बनाया गया है।
सर ठीक है, ये मैं समझ गया कि उत्तराखंड सरकार ने ही पहल की, उन्होंने ही कंप्लेन किया, उन्हीं के कंप्लेन के आधार पे कार्रवाई हुई। एक और है सर मसला, उत्तराखंड सरकार और ही ये जो गेम्स टेक्निकल एंड कंडक्ट कमेटी बनाई गई थी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर में होता है, वो उसके मेंबर बिल्कुल थे बिल्कुल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उसके अध्यक्ष प्रिंसिपल सर सेक्रेटरी उत्तराखंड। एक और है जो आरोप है, उसके इतर एक और टॉपिक है, वो वहां लोकल बनाम बाहरी एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है सर। और हमने बार बार एक समाचार माध्यम में देखा कि कई जगहों पे अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चला, और फिर वहां कई जगह हमने प्रदर्शन दिखे भू कानून को लेकर। ये है सर, आसान शब्दों में समझाइए ये है क्या, और धामी सरकार का इसमें क्या रोल है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोगों को ये प्रश्रय दे रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, हमारे यहाँ क्या था प्रसून, हमारे यहाँ हम्म, एक लैंड लॉ बनाया गया 2007 में, वो आया, अमेंडमेंट किया गया 2007 में जब खंडूरी सरकार थी, कि कोई भी हम्म, बाहरी व्यक्ति जो 2003 सितंबर 13 2003 से बाद में उत्तराखंड में निवास करता है, तो यहाँ पर रूरल एरियाज में केवल सवानाली जमीन ले सकता है। ओके। तो ये जो कानून बना, इस कानून में 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। ये सवानाली का तो वैसे ही रहा, लेकिन कुछ और अमेंडमेंट किए गए। तो देखने 2018 में में ये कौन से आया सरकार में? कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में, अच्छा, जब ओके। इन्वेस्टर ठीक। समिट किया गया, उससे पहले लैंड लॉज में कई बदलाव किए गए। बेसिकली वो ये था कि जो अलग अलग होटल्स बनाने के लिए, टूरिज्म के लिए बनाने वाले आने हैं, उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, साहब आपको अपना लैंड रिफॉर्म करना होगा, तभी जाके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये बात सही है कि उन कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने इंडस्ट्रियल पर्पज से हम्म, लैंड खरीदी, हरिद्वार की मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हम्म, उस व्यक्ति ने क्या किया, इंडस्ट्री खोलने के बजाय वहां पर प्लॉटिंग कर डाली। प्लॉटिंग करने के बाद लोगों को बेच दिया, वहां आबादी बस गई। अब जब जांच हुई तो पता लगा साहब इसको तो एक बार नहीं, दो दो बार इंडस्ट्रियल पर्पज से जमीन मिली और दोनों बार ये प्लॉट बेच के भाग गया। तो जो अलग अलग पर्पस के लिए जमीन दी गई थी, उन पर्पसों पे लोगों ने काम ही नहीं किया। तो अब तो जो फिर जांच हो कैंसिल रही नहीं है, होता ऐसा है? राज्य सरकार कह रही अलॉटमेंट है कि कैंसिल नहीं हाँ, होता है? अलॉटमेंट कैंसिल नहीं अरे होता है कि आपने फैक्ट्री यही नहीं तो डाली तो नेक्सस है ना गया आपका? प्रसून, हम्म, जनता नाराज क्यों है, इसी नेक्सस से ही तो नाराज है, तभी तो इतना बड़ा माहौल बना है कि भाई आप एक कानून बना रहे हैं, आप एक नियम बना रहे हैं, आप ही की सरकार है, आप ही का एडमिनिस्ट्रेशन है, वही उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति दो दो बार इंडस्ट्रियल पर्पज से जमीन लेता है और दोनों बार प्लॉट बना के भाग जाता है। अब तो वहां आबादी बस गई। अब जिसने जीवन भर अपनी मेहनत की कमाई से वो जमीन खरीदी है, अब आप क्या कहेंगे उसको? असली गुनेगार तो वो है ना जिसने इंडस्ट्रियल पर्पज से जमीन ली और उसने इंडस्ट्री का काम बिल्कुल। नहीं किया, लोगों को रोजगार नहीं दिया। लेकिन जिसको चेक करना चाहिए था, जिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साइन से वो लैंड अलॉटमेंट हुआ था, क्या उसने कभी जानने की कोशिश की भाई उस लैंड का स्टेटस क्या है 2 साल के बाद? क्योंकि इसमें ये एक 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एक क्लॉज ये भी था कि अगर 2 साल में जिस पर्पज से आपने जमीन ली है आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली ये लैंड जो है वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। बिल्कुल। अभी क्या तो स्टेटस है सर ये उसका? जो हमारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ना, उसका बहुत बड़ा लेकुना रहा। इसी वजह से लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर किया। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बजट सत्र में जो है हम एक मजबूत भू कानून इस प्रदेश को देंगे, तो आप देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह का मजबूत भू कानून उत्तराखंड को मिलता है। और जहां तक बाहरी और भीतरी का बात है प्रसून, में एक चीज कहना चाहूंगा। बिहार के बाद मुझे लगता है कि माइग्रेशन का अगर सबसे ज्यादा रेट कहीं है वो उत्तराखंड है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लोग जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए, बेटर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए उत्तराखंड से बाहर जाते हैं। बड़े पैमाने में लोग पहाड़ से प्लेन्स की तरफ भी आते हैं। तो हमारे लोग तो आज देश भर के, दुनिया भर के हर जगहों पर है। अगर हम ये कह देंगे कि साहब हम किसी बाहरी को नहीं आने देंगे, कल के दिन कोई ये भी तो कह सकता है हम उत्तराखंडियों को वहां भी नहीं आने देंगे। सर ये तो अतिक्रमण हमारे लिए वाला ये भी हमें इसमें जोड़ हमें बहुत, दीजिएगा। बिल्कुल हमें ना बहुत समझदारी से काम करना होगा कि हम ये अपनी इमेज नहीं बना सकते हैं कि भाई उत्तराखंड केवल उत्तराखंड ही रहेगा और बाहर का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। बल्कि हमें
इस बात को कहना होगा कि जो भी कानून है उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो। जो भी नियम कायदे कानून राज्य सरकार बना रही है उसको लागू करने वाली जो भी अथॉरिटीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। सर लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड पे या फॉरेस्ट लैंड पे हमने अतिक्रमण की बात सुनी है कि बहुत मजार हाँ, बना लिया किसी 100%। ने, तो उसके और इसे ऐसे लेकर ऐसे भी लोगों लोकल के लोगों में खिलाफ तो बहुत आयरन गुस्सा हैंड है। से डील करना चाहिए। भाई ऐसे लोगों के खिलाफ आयरन हैंड से डील करना चाहिए जो अतिक्रमण अब कर तक की रहे हैं, सरकारों ने नहीं जो किया। लैंड ग्रैबिंग कर अब रहे तक हैं, जो लैंड माफियाज जी, हैं, जिनको पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक संरक्षण प्राप्त है, उनके खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए, कोई भी सरकार हो। क्या ये सच है कि इसके पहले की सरकारों ने चेक नहीं किया इसे, तब आकर अब आकर ये समस्या बड़ी हुई है? देखिए क्योंकि ये ये तो तो सच ग्रेजुअल बात हो। है कि जब पब्लिक ने इसके लिए पब्लिक ने जो दिन रात यहाँ पर कुछ यूथ हैं, आम जन पब्लिक पूरे देश भर से ये आवाजें उठने लगी कि साहब इस प्रदेश को एक मजबूत भू कानून चाहिए जैसे हिमाचल में है या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। तो उसके लिए मैं पब्लिक को बहुत साधुवाद भी देना चाहूंगा कि उनके अंदर भी ये भावना आई कि हमें अपनी कल्चर को बचाना है, अपनी लैंड को बचाना है, अपने जंगल को बचाना है, अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, अपने नेचर को बचाना है, अपनी नदियों को बचाना है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है। अब हमें इंतजार इस बात का है कि गवर्नमेंट किस तरह का मजबूत भू कानून लेके आती है, क्योंकि हमारा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि अगर कोई कानून है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की मंशा खराब है तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। सर आखिरी सवाल, और ये आपके दिल के करीब सवाल है। उत्तराखंड में दो तरह के लोग हैं। एक जो उत्तराखंड को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो उत्तराखंड के में कुछ अच्छा हो इससे गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकल रीजन से बार बार डिमीन करते हैं अपने ही राज्य को। और मैंने देखा है कुछ लोगों को, वो हर चीज में, वो राज्य भले ही उनका पॉलिटिकल स्कोर सेटल होना चाहिए, राज्य की छवि चाहे जो हो जाए। मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? प्रसून देखिए, ये हर जगह होता है, लेकिन अगर कोई कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाता है जो स्टेट के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो, हम ये नहीं कह सकते कि वो एंटी उत्तराखंड है जब तक कि वो बायस नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि हमें सिक्के के दोनों पहलू को सामने रखना चाहिए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जैसे कुछ नहीं, मैं एग्जाम्पल मैं नेशनल आपको दे गेम्स के सकता हूँ। परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। मैं नेशनल गेम्स के परिप्रेक्ष्य में बोल नेशनल रहा हूं गेम्स कि एक और देखिए, इतना भव्य नेशनल आयोजन है। गेम्स में ये जो नेशनल गेम्स में इससे पहले एक और मामला सामने आया था प्रसून। एक कोच के ऊपर हम्म, एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाए थे, उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। उसके तत्काल जितना भी उसको जो जीवन में उसने अचीव किया था सब कैंसिल किया गया, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। और नेशनल गेम्स मैं ये नहीं कह रहा, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे उत्तराखंड के यूथ को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस राज्य में तैयार हो गया है। मेरे को इस बात स्पोर्ट्स का पॉलिसी। गौरव है कि इतने 25 स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आई है और पहली बार जी। अगर कोई खिलाड़ी आता है वो मेडल जीत के लाता है, उसको एक अच्छा इनाम भी मिल रहा है, प्लस उसके लिए एक जॉब सिक्योरिटी का ऑप्शन भी खुला है स्पोर्ट्स पॉलिसी से। तो लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं अगर वो अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन आपको पता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। वो कहते हैं हमेशा ना, रहती है, ग्लास पानी बिल्कुल। का भरा है, आप उसको अपनी रचनात्मकता से देखिए। लेकिन हाँ, अगर जहां गलत हो रहा है वहां पर आयरन हैंड से डील करना चाहिए, 100%। बिल्कुल। क्योंकि एक इतने बड़े इवेंट की इमेज टार्निश नहीं होनी चाहिए कि चंद लोग अपने लालच से मेडल के रेट तय कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ जितनी सख्ती से पेश आया जाए उतनी सख्ती से पेश आना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय को समझाने के लिए। और वैसे होगा। और मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं उत्तराखंड पूरे देश के लिए देवभूमि है, और इसकी छवि कुछ अलग है। ये शहीदों की भूमि है, आर्मी में हमने देखा है। ये पवित्र भूमि है, देवभूमि देखा है हमने, चार धाम देखा है वो। तो उत्तराखंड उत्तराखंड ही रहना चाहिए, उसका कल्चर, उसकी संस्कृति बची रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, एनएमएफ के साथ जुड़ने थैंक के यू लिए। प्रसून, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।